नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो विषयों पर खास तौर से बातचीत करेंगे। ममता बनर्जी की नौटंकी, पूरा ड्रामा जो कल कोलकाता में देखने को मिला और आज दिल्ली में देखने को मिला उनके सांसदों के द्वारा होम मिनिस्ट्री के बाहर पूरा मीडिया के सामने एक इवेंट बना करके ऐसा लगता है कि जैसे अब बस इसी के आधार पर ममता बनर्जी अपनी नैया को पार लगाना चाहती है। लेकिन अभी मामला हाई कोर्ट के सामने है, ईडी पहुंच गई है हाई कोर्ट। जिस तरीके से ममता बनर्जी रेड के बीच में घुसी, फाइलें, दस्तावेज वहां से उठा लिए। ईडी का कहना है कि बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जिनको ममता बनर्जी ले गई उठा करके प्रतीक जैन के घर से भी और ऑफिस से भी। और ये कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में ये सब मुख्यमंत्री ने किया। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी सेंट्रल एजेंसी की रेड हो रही हो, छापेमारी हो रही हो और राज्य का मुख्यमंत्री ही पहुंच जाए उसके ठीक बीच में और बाधा डालने की कोशिश करे, रोकने की कोशिश करे। ये बहुत सीरियस अपराध है। अब इस पर हाई कोर्ट का रुख क्या रहता है, सबकी निगाह उस पर है। लेकिन दिल्ली में जो बवाल हुआ उस पर भी, और आगे ये क्या मोड़ लेगा, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, लालू का पूरा परिवार लैंड फॉर जॉब वाले मामले में फंस गया है। फंसा हुआ तो पहले से ही था। अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं, पूरे परिवार पर ही मुकदमा चलेगा। आज अदालत ने आरोप स्वीकार कर लिए, तय कर लिए और अब मुकदमा चलेगा। ये कितना संगीन मामला हो गया है। और सवाल तो लालू पर उठेंगे कि उन्होंने पूरे परिवार को ही जेल में सड़ने का इंतजाम कर दिया है। तो चलिए सीधे जुड़ लेते हैं अवनीश पीएन शर्मा जी के साथ और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। प्रणाम। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर। अवनीश जी, कुछ दृश्य देख लेते हैं। बड़े बड़े मनोहर दृश्य हैं। चलो, ऐसा चलो, ऐसा चलो, आराम से 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 चलो। क्या कहेंगे? शेम शेम अमित शाह, हाय हाय, इसी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। क्या हो रहा है? देखो ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. You are seeing what is happening with Amit Shah, Delhi police. You are seeing what is happening to MPs. अवनीश जी, क्या कहेंगे इन अच्छे अच्छे दृश्यों के बारे में? दिल्ली पुलिस ने बताया टीएमसी के सांसदों को कि ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये कलकत्ता नहीं है, ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है। और आप एक सेंसिटिव एरिया में होम मिनिस्ट्री के सामने जाकर के ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल सर, आज जो कुछ भी नई दिल्ली में हुआ है और गृह मंत्रालय के सामने हुआ है, उससे पहले जो कल हुआ, आपने अपने इंटरव्यू में बताया सर, कल जो कुछ भी हो रहा था, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कुछ भी कर रही थी, मुझे याद आ गया ममता बनर्जी की उस पूरी हरकत को देखने के बाद कि इस देश में सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहते हुए जयललिता भी जेल गई थी, लेकिन इज्जत बढ़ गई सर। मैं भर भर के कोसता था जयललिता जी को, उनके भ्रष्टाचार, और आपको याद ही होगा सैकड़ों हजारों जोड़ी सैंडलें, कितनी साड़ियां और क्या क्या। मुख्यमंत्री रहते हुए वो भी जेल गई थी।
लेकिन एक शुचिता का पालन किया था। और सर, अभी आज हम लोग लालू प्रसाद यादव के किए हुए प्रारब्ध जो भी हैं उनका नतीजे पर बात करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि चीफ मिनिस्टर रहते हुए ही लालू प्रसाद यादव की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन मेरे मन में उनके लिए भी थोड़ी इज्जत बढ़ गई कल ममता बनर्जी को देखने के बाद, कि कम से कम उस व्यक्ति ने अपने मुख्यमंत्री पद का खड़ाऊ अपनी पत्नी ही को दिया सही, लेकिन उसके बाद वो जेल गए। हेमंता सोरेन के प्रति मेरी इज्जत बढ़ गई सर, कि अगर कोई विधिक कार्रवाई होती है, अदालत सम्मत होती है और जेल जाना पड़ता है चार्जेस के अगेंस्ट, तो भी उन्होंने एक राजनीतिक नैतिक शुचिता का पालन किया। और तो और सर, इस दौर के सबसे अराजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर से सरकार तक चला ली, एक बार मैं उन्हें भी ममता बनर्जी के मुकाबले ठीक समझता हूं। क्यों? कारण क्या है सर? ममता बनर्जी कल कहां पहुंची थी? क्या वो ईडी की कार्रवाई टीएमसी के ऑफिस में चल रही थी? नहीं चल रही थी। क्या वो मुख्यमंत्री कार्यालय में चल रही थी? नहीं चल रही थी। क्या वो ममता बनर्जी के घर पर चल रही थी? अभिषेक बनर्जी के घर पर चल रही थी? उनके किसी सांसद, किसी मंत्री, किसी विधायक के घर पर चल रही थी? नहीं चल रही थी। वो कहां चल रही थी? वो आईपेक नाम की एक कॉर्पोरेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, आप उसे दर्शकों की आसानी के लिए मैं कह दूं, किसी सीए के ऑफिस पर, किसी सीए के घर पर वो रेड चल रही थी, जो किसी एक बड़े साहूकार का काम देखता है। प्रशांत किशोर की ये पुरानी कंपनी है, मालिक प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर ने इसे बेचा या इससे अलग हुए, जो भी मैटर है, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। उन्होंने एक मिस्टर जैन को ये कंपनी सौंप दी। और कोयला घोटाले के मामले में जब ईडी क्या तलाशती है? ईडी सोना चांदी नहीं तलाशती, ईडी मनी ट्रेल तलाशती है। और मनी ट्रेल हमेशा, मैं कहा करता हूं और दुनिया जानती है सर, कि क्यों सीबीआई के मुकाबले ईडी को ज्यादा खतरनाक मानते हैं ये जितने भी आर्थिक अपराधी हैं। कारण ये कि पैसा जब जगह ए से लेके जगह बी तक जाता है तो वो अपने पदचिन्ह छोड़ के जाता है, और ईडी इसीलिए ज्यादा खतरनाक और घातक मानी जाती है इन सारे जो भ्रष्टाचारी हैं उनके पीछे, क्योंकि मनी ट्रेल को पकड़ के ईडी चलती है और उससे उसको स्रोत मिलता है, और रुपए के पदचिन्ह को, लक्ष्मी के पदचिन्ह को पकड़ते पकड़ते वो अपराधी तक पहुंच जाती। कोयला घोटाले मामले में साफ तौर पर यह हुआ कि हवाला का कुछ पैसा इस आईपैक कंपनी के जरिए भी इधर उधर किया गया, जिसमें अभिषेक बनर्जी यानी भतीजा मुख्यमंत्री के इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली। आप कल्पना कीजिए सर कि अपने मुख्यमंत्री कार्यालय को बचाते हुए जयललिता हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, हेमंता हो, ये हेमंत सोरेन हैं वो हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, एक बार इनकी एक स्तर आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी, जैसे ही ये पता चलता है कि एक उनको सेवा देने वाली कंपनी, उसके मालिक के घर पर ईडी की रेड चल रही है और उसके ऑफिस पर रेड चल रही है 2 जगह, और 4 जगह दिल्ली में भी रेड चल रही थी, कुल 6 जगह रेड चली है इस पूरे एस्टेब्लिशमेंट पे। क्यों? क्योंकि हवाला के मनी ट्रेल मिले। और उसके बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी पूरी कानवाय लेके और कमिश्नर को साथ लेके, एक तरफ एक कानवाय और खुद वो उस जैन यानी एक व्यापारी के घर पर पहुंचती है उसे बचाने के लिए, और दूसरी तरफ अपने कलकत्ता पुलिस के लोगों को भेजती है उस ऑफिस में जहां दूसरे लोकेशन पर रेड चल रही थी एक साथ, और वहां से भी कागजात उठा के छीन के गाड़ी में भरती है। और पुलिस की वो गाड़ी नहीं है, वो कोई सामान्य गाड़ी नहीं है, वो ममता बनर्जी के कॉन्वॉय की गाड़ी है जो ऑफिस में थी आईपैक के, और जो घर पर तो खुद ममता बनर्जी सशरीर मौजूद थी। ये क्या है सर? क्या ममता बनर्जी जो वहां पर बकवास कर रही थी उसके बाद माइक में आके कि ये हमारे इलेक्शन की पूरी स्ट्रेटजी चोरी की जा रही है और कैंडिडेट की लिस्ट है वो जो हाथ में नीले रंग की फाइल, मैं पूछना चाहता हूं क्या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को अब कोई बनिए या परचून की दुकान से चलाया जा रहा है? किसी व्यापारिक फर्म के ऑफिस से ये पूरी पार्टी चल रही है? क्या ये कारपोरेट पार्टी है? क्या इसके पास संगठन नहीं है? क्या टीएमसी के पास ऑफिस नहीं है?
ये बिल्कुल फ्रॉड था। दरअसल वो सारे के सारे वो कागजात, वो दस्तावेज थे जिनसे उन हवाला कारोबार का पूरा सबूत था। और इस समय बिल्कुल 2 बजे हमने आपने रिकॉर्डिंग शुरू की है। ईडी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची है और उसने बाकायदे पार्टी बनाया है ममता बनर्जी को। अभी हियरिंग शुरू हुई है और जो प्रथम संकेत आए हैं, मेरे सामने अपडेट खुला हुआ है, जो प्रथम संकेत आए हैं सर, अदालत ने इसे गंभीर माना है प्रथम दृष्टया, और उसने दोनों पार्टीज को पत्र लेके एक नई डेट देने पर विचार चल रहा है और अभी थोड़ी देर में ये अपडेट आ जाएगा। उसके बाद ममता बनर्जी की धूर्तता आप देखिए सर। मतलब इस देश में ये पहला और मुझे लगता है कि इससे बड़ा शर्मनाक वाकया और कोई नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री सड़क पर इस तरीके से दौड़ रही है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, और बिल्कुल वो बेतहाशा जिस तरीके से आप देखिए वो उस वीडियो को, अगर कल वाले वीडियो को देखे कोई, ममता बनर्जी गाड़ी से निकलती हैं, इतनी अफरा तफरी और इतनी बदहवास कि वो पहले राइट साइड घूमती हैं, उनको फिर बताया जाता है कि राइट साइड नहीं इधर है घर, वो फिर इधर भागती हैं। वो ठीक उसी तरह जैसे किसी की चोरी पकड़ी गई हो, और वो अपने किसी भी मान मर्यादा की चिंता किए बगैर अपराधियों को सर हमने नोट खाते हुए देखा है, नोट जलाते हुए देखा है। जब हाथ लाल हो जाते हैं तब मैंने भागते हुए देखा है। ममता बनर्जी की हरकत एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में इससे ज्यादा कल कुछ नहीं थी। इससे बड़ा सार्वजनिक रूप से अपने भ्रष्टाचार, अपने करप्शन का सबूत दिया है ममता बनर्जी ने, जो चीख चीख के चिल्ला रहा है। उसके वीडियो फुटेज मौजूद है। और अब ईडी ने एक और अदालत में दाखिल किया है एक प्रार्थना पत्र, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कराई जाए। सीबीआई जांच की बात की है क्योंकि ईडी मनी मैटर्स की जांच करती है, उसको अपने लिए न्याय पाने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूं कि जहां भी इस तरह की बातें चल रही हैं वहां लोगों के कमेंट आ रहे हैं। अभी ईडी का मैं थ्रेड देख रहा था, ईडी ने भी बाकायदे कल इंग्लिश में अपडेट किया, एक प्रेस रिलीज किया, आज हिंदी में और बंगाली, इन तीनों लैंग्वेज में उसने अपडेट किया है कि क्या पूरी प्रक्रिया रही, किस लिए ये जांच चल रही थी, क्यों हम रेड मारे थे, और रेड हमेशा अनायास मारी जाती है। वहां कुछ लोगों ने, एक आध कमेंट में पढ़ रहा था वीडियो पे आने से पहले सर, लोगों ने लिखा कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है, ईडी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे इतने महत्वपूर्ण सबूत और कागजात कोई उनके हाथ से उड़ा के ले गया। साहब ईडी कोई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो मनी ट्रेल के लिए काम करती है, वो असलहे लेके कहीं ईडी नहीं जाती। बहुत ज्यादा होता है तो वो लोकल सपोर्ट मांगती है, और जो ममता बनर्जी अपने कमिश्नर, अपने पुलिस से डॉक्यूमेंट छिनवा रही है, उस ममता बनर्जी से इस तरह की अपेक्षा करना कि वो पुलिस का सपोर्ट दे देंगी ईडी की कार्रवाई के लिए, नहीं संभव है। और मैं अब बता रहा हूं सर, ये सारी स्थितियां अंततः ममता बनर्जी को उस तरफ ले जा रही हैं जहां जाने से, जो करने से नरेंद्र मोदी या गृह मंत्रालय अब तक बच रहा था, ये स्वतः अपने आप जा रही हैं। आपको ध्यान होगा सर, एसआईआर पर बात करते हुए मैंने आपसे 2-3 चीजें कही थी कि ममता बनर्जी के आगे कुआं और पीछे खाई है। एसआईआर की लड़ाई वो हार चुकी है। एसआईआर के समय उन्होंने ये कहा था कि एसआईआर हम होने नहीं देंगे। एसआईआर हुआ। एसआईआर होने के बाद वहां मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ, उसे भी नहीं रोक सकी, और अब उनको पूरी तरीके से ये हताशा हो चुकी है और केवल वितंडावाद, अराजकता, और अब वो जान रही हैं कि सरकार तो गई ही गई, लेकिन अब जेल जाने की भी दिन नजदीक आ रहे हैं और उनके भतीजे जेल जाएंगे। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी इतनी श्रूड और स्मार्ट तो हैं कि उन्होंने अपनी छाया दूर रखी होगी, लेकिन जिस तरीके से कल वो बदहवास नजर आ रही थी और जिस तरीके से वो बिल्कुल इस तरह हरकत है कि मैं उसको अगर देशज की लैंग्वेज में कहूं तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बिल्कुल चिरकुटाई कर रही थी सर। इससे बड़ा तमाशा कुछ नहीं हो सकता। प्रतीक जैन और के घर पहुंची, घर से निकल करके सीधे उसके ऑफिस की दौड़ लगाई। यानी दोनों जगह कुछ ऐसे दस्तावेज रखे गए थे उनके द्वारा या उनकी सरकार के द्वारा या उनकी पार्टी के द्वारा। इनको आशंका थी कि रेड होगी तो यहाँ नहीं होगी, दूसरी बिल्कुल जगहों पर होगी, लेकिन बिल्कुल सर, और ईडी ये सामान्यतः होता है। सीधे वहीं पर।
जी। ये सामान्यतः होता है सर। अपराधी जो होते हैं ना, वो अपनी चीजें या तो बेनामी संपत्तियों के नाम पर रखते हैं या फिर ऐसी जगहों पर छुपा के रखते हैं कागज पत्र जहां पर उनको लगता है। अब देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब कोई आर्थिक घोटाला होता है तो सीएस वगैरह के यहाँ भी रेड पड़ती है, लेकिन यहाँ सीए के यहाँ नहीं रखा गया, चार्टेड अकाउंटेंट के यहाँ नहीं रखा गया। यहाँ किसके यहाँ रखा गया कि वो एक पॉलिटिकल एडवाइजरी फर्म है जो इनको राजनीतिक सेवाएं देती हैं, तो इनको कल्पना रही होगी कि यहां तो नहीं रखेंगे, और इसीलिए ममता बनर्जी उन डॉक्यूमेंट्स को, हार्ड डिस्क को लेके जा रही है जब, तो कह रही है इसमें हमारे कैंडिडेट की लिस्ट है। अरे मैं पूछता हूं कि एक पॉलिटिकल एडवाइजरी फर्म, आप कैसे चुनाव लड़ेंगी, किस तरीके से आपका प्रचार चलेगा, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी चलेगी, ये डिसाइड करती है। ममता बनर्जी किसको मूर्ख बना रही है? कैंडिडेट और प्रत्याशियों की लिस्ट वो किसी एडवाइजरी फर्म के पास रहती है। अगर ऐसा ही है तो ममता बनर्जी के सारे विधायकों को और उनके कार्यकर्ताओं को उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए कि आपकी पार्टी, हमारी पार्टी चला कौन रहा है? एक व्यापारी चला रहा है, एक कारपोरेट कंपनी वाला चला रहा है, एक एडवाइजर चला रहा है, एक कंसल्टेंसी फर्म चला रही है पूरी की पूरी तृणमूल। ये किसे मूर्ख बना रही है? निश्चित तौर पर वो सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे। और एक चीज और, अदालत में, हाईकोर्ट में जो रेड डाली है ईडी ने, उसमें उसने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की एक डिटेल दी है कि ये डॉक्यूमेंट हमने वहां पाए हैं, और इस बात के फिजिकल सबूत मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है कि ममता बनर्जी वो सारे कागज ले गई। वो सारे कागज अब कहां गई? ममता बनर्जी ने अपने घर, अपने भतीजे के घर को रेड डलवाने के लिए इनवाइट कर लिया है ईडी को। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट इसमें डिसीजन जरूर कुछ ऐसा देगा, क्योंकि गंभीर तो उसने प्रथम दृष्टया मान लिया है। अब आते हैं सर, ये दिल्ली में जो तमाशा हो रहा है होम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने, सर ये चाहे डेको ब्रायन हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, ये सारे लोग अपनी मालकिन के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और अगर आप ममता बनर्जी की पूरी राजनीतिक लाइफ को देख लीजिए, आप तो शुरू से उनको ट्रैक कर रहे हैं। ज्योति बसु के कार के बोनट पर कूदकर अपना राजनीति चमकाने वाली, यही तो ममता बनर्जी का स्वभाव है। और उस समय उनके पीआर और जो इकोसिस्टम के लोग थे, उन्होंने उनको क्रांतिकारी महिला बताया, तेवर वाली महिला बताया। अराजकता से वो चुनाव जीतती रही हैं, वोट चोरी नहीं, वोट डकैती करके वो चुनाव जीतती रही हैं, गुंडई के बल पर चुनाव जीतती रही हैं। और एसआईआर के बाद जो और बाकी कदम इलेक्शन कमीशन बंगाल के चुनाव को लेकर उठा रहा है, 4000 सेंट्रल पर्यवेक्षकों की तैनाती, आपत्तियों के निस्तारण के लिए शून्य रिटर्न आना, जो कि 1 करोड़ के लगभग जो ऐसे मतदाता थे जिनके ऊपर संदेह था, उनमें से ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न हो रहा है कागज के साथ। तो एक लंबा और अच्छा उनका जो फर्जी वोट है वो गायब हो गया। 4000 पर्यवेक्षक इलेक्शन कमीशन ने वहां पर तैनात किए। उसके अलावा ग्रामीण इलाकों में ये जो गुंडई करती थी टीएमसी के बदौलत, अपने गुंडों के बदौलत, वो तो ठीक, उसको तो रोका ही जा रहा, लेकिन उसके साथ जो अर्बन एरियाज हैं, एक कटु सत्य है बंगाल का सर, जो इवन कलकत्ता के जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जो सोसाइटीज थी, गेटेड सोसाइटीज जो थी, वहां भी टीएमसी के गुंडे बिल्कुल रूरल बंगाल की तरह तैनात हो जाते थे और उनको वोटिंग के लिए जाने नहीं देते थे। इलेक्शन कमीशन ने छोटे छोटे मतदान केंद्र बनाए हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, और जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे। ये सारी स्थितियां, और उसके ऊपर सर बांग्लादेश में हो रहा जितना भी हिंदुओं के प्रति अत्याचार है, बंगाली अपनी खुली आंखों से बंगाल में बैठ के देख रहा है। पिछली बातचीत पे मैंने आपसे बताया था, मेरे निजी सूत्रों के आधार पर एक एक घर के अंदर ये सेंटिमेंट पैदा हो चुका है कि अब ममता बनर्जी को अगर एक भी चांस मिला तो वो पूरे बंगाल की डेमोग्राफी बदल के रख देंगी, और बंगाल में हिंदुओं की हालत वही होगी जो बांग्लादेश में हो रही है। इसलिए ममता बनर्जी के पास अब इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव और राजनीति तो उनकी समाप्त तो हो रही है, ये अच्छी जानती हैं। अब सिर्फ वो इस बात की कवायद कर रही हैं कि थोड़ा सा विक्टिम कार्ड, थोड़ी सी अराजकता, थोड़ी सी अगर उनको कहीं से सहानुभूति मिल जाए, उसकी तलाश में है, और साथ ही उनका प्यारा भतीजा, उनका पूरा भ्रष्टाचार वो न खुल जाए और जेल न चला जाए, इसको बचा रही हैं। लेकिन मैं एक बात के लिए साधुवाद दूंगा, बहुत सारे लोगों को ये अपेक्षा होगी और शिकायत भी रहती है कि 356 मोदी जी क्यों नहीं लगा रहे, कब नहीं लगा रहे।
लेकिन मैं सर एक चीज मानता हूं, 356 या राष्ट्रपति शासन सर्वोत्तम इलाज है, मैं ये मानता हूं। बंगाल की जो हालत ममता बनर्जी ने कर दी है, चाहे वहां इलेक्शन मैनेजमेंट को लेके लॉ एंड ऑर्डर की कंप्लीट कोलैप्स है। एक मुख्यमंत्री जब खुद गुंडई करते हुए सड़क पर उतर रही है और सबूत सरकारी एजेंसी के हाथ से छीन रही है, इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और क्या होगी। लेकिन सर मैं साथ ही साथ ये मानता हूं कि किसी भी बड़े फोड़े का इलाज प्राकृतिक ढंग से होना चाहिए। बंगाल का मतदाता जब ममता बनर्जी को रिजेक्ट करे, उनकी राजनीति, अराजक भरी राजनीति को रिजेक्ट करे, मुझे लगता है कि इससे अच्छा अस्थायी उपचार और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं अब भी ये मानता हूं, हालांकि अगर 356 लग जाए तो मैं स्वागत करूंगा, मैं मुंह मीठा करूंगा, मैं सबको बधाई दूंगा, मुझे संतोष होगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि सर कि डंडे के बल पर इस तरीके से अगर कहीं लोकतांत्रिक बदलाव किया जाए, इससे लाख गुना बेहतर है कि उसका प्राकृतिक इलाज हो और बंगाल का मतदाता खुद इस बात की व्यवस्था करे कि ऐसी अराजक राजनीति करने वाली ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो। ये मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा और इसकी आशा तब और मुझे मजबूत होते हुए दिखाई देती है जब आपके इलेक्शन कमीशन, एक संवैधानिक बॉडी ने अच्छे तरीके से सफल SIR करा के मतदाता सूची का एटलीस्ट शुद्धिकरण कर लिया है। और अगर मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित हो जाएगी तो ममता बनर्जी जैसी अराजक लोग और फर्जी तरीके से चुनाव जीत के आने वाले वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है और टांग के उठा के ले गए ममता बनर्जी और DK ओब्रायन को, ऐसे ड्रामाबाजों की यही गति होनी चाहिए। इनसे और निर्ममता से और कड़ा कार्रवाई करते हुए निपटना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का वो सूत्र मुझे अब स्वागतपूर्ण लगता है कि ये ड्रामे की जगह नहीं, डिलीवरी की जगह है। तो आज ड्रामा करने वालों को दिल्ली पुलिस ने डिलीवर करके दिखा दिया है और ये अच्छा है सर। डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा को आप ममता बनर्जी को आपने टंगवा दिया था, इसलिए मैंने करेक्शन किया। तो सॉरी डिक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा, आई एम सो सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूं कि PMLA एक्ट में क्या ये प्रावधान है या पॉलिटिकल पार्टियों को कोई इम्यूनिटी मिली हुई है कि वो अगर भ्रष्टाचार करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टियों के यहाँ रेड नहीं पड़ सकती है, PMLA में ED कार्रवाई नहीं कर सकती है? क्योंकि इन्होंने एक मुलम्मा चढ़ाया उसका बचाव करने के लिए, प्रतीक जैन का, उसको IT सेल का हेड बना करके, और ये कह करके कि ये तो उसका जो घर है अब वो भी TMC का और उसका जो दफ्तर है वो भी TMC की ब्रांच है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी के रंग में रंग करके अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग में वो वांछित है, उसके खिलाफ जांच एजेंसी वहां तक पहुंची है, तो उसके यहाँ क्या उसको इम्यूनिटी मिली हुई है कि उसके यहाँ रेड नहीं हो सकती? सर अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के केस में इसका उदाहरण है। क्या उनके ऑफिस बेरर्स के घर पर रेड नहीं पड़ी? क्या उनके मंत्रियों के घर पर रेड नहीं पड़ी? और इन्हीं ममता बनर्जी के यहाँ जब वो शिक्षक घोटाले में इनका मंत्री, उसके घर रेड नहीं पड़े? बिना रेड पड़े, बिना सबूत इकट्ठा किए वो बरामदगी हो गई थी और अगले के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई थी। और आज ये स्पेशल कोर्ट बनी होगी, लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे? महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए उसके यहाँ रेड पड़ी है। नवाब मलिक के मंत्री रहते हुए रेड पड़ी हैं। रेड पड़ी तो कहां इम्यूनिटी मिली हुई है सर? और ये बताता है कि ममता बनर्जी की चोरी पकड़ी गई है और उस चोरी को पॉलिटिकल मुलम्मा, और मैं कहता हूं कि जैन आपकी पार्टी का अध्यक्ष हो जाए, आप बना दीजिए उसको, IT सेल छोड़ दीजिए, आप पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए। लेकिन अगर हवाला कारोबार आपके पार्टी का अध्यक्ष कर रहा होगा तो उसको इम्यूनिटी मिली हुई? बिल्कुल नहीं मिली हुई। ममता बनर्जी की ये छटपटाहट ये बताती है कि वो घबराहट में उठाए गए कदम हैं इनके, और केवल वो अब बदहवासी की स्थिति में है। तो अब वो चाहे कितना भी पॉलिटिकल कवर फायर दें उस जैन को और उसके किए कुकर्म को, ये बचने वाली नहीं है। और ED के सबूत सर अकाट्य सबूत होते हैं। अगर किसी
भ्रष्टाचारियों ने, अगर किन्हीं भ्रष्टाचारियों ने सबसे ज्यादा मार खाई है तो वो ईडी से खाई है। ईडी से हड्डियां कांपती हैं सर इनके, क्योंकि वो जानते हैं कि ईडी का सबूत ऐसा सबूत होता है। और अब ईडी ने एक कदम और आगे बढ़ के इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच, क्योंकि ईडी उसके लिए सक्षम एजेंसी नहीं है कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज की जांच करे, तो इसलिए खुद ईडी ने इनिशिएट किया है कोर्ट में कि हम इसमें सीबीआई इंक्वायरी भी चाहते हैं। ममता बनर्जी गले तक फंस चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को आशंका होगी गृह मंत्रालय के काम करने के तरीके पर। मैं पूरी तरह आशान्वित हूं कि सर्वोच्च कार्रवाई और अंतिम मुहाने पर पहुंची हुई कार्रवाई, गृह मंत्रालय जिस तरीके से गंभीर है, उस गंभीरता को बहुत जल्द रिजल्ट के रूप में परिवर्तित होते हुए हम सारे लोग देखेंगे। इसका सबसे ज्यादा एहसास ममता बनर्जी को स्वयं है। अवनीश जी, अब जरा चलते हैं कि लालू परिवार जो है वो पूरे का पूरा लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में आकंठ फंस चुका है। आरोप तय कर दिए हैं कोर्ट ने, सब पर चलेगा। तेज प्रताप का नाम भी मैं देख रहा था, तेज प्रताप भी कोर्ट में मौजूद थे, बस राबड़ी और लालू नहीं थे। हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से उनको छूट मिली हो या नहीं पहुंचे हो, बाकी सारा परिवार अदालत में मौजूद था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 8, 9, 11, 12, 13 ये सब लगे हुए हैं। 7 साल की सजा का प्रावधान है। 467, 468, 471 भी है। कुल मिलाकर के अधिकतम सजा 10 साल तक हो सकती है, और सारी सजाएं साथ भी चली तो भी 10 साल का तो मामला बनता है। तो लालू यादव ने जो कुछ किए हैं कर्मकांड, अब सारे परिवार को ही जेल भेजने का इंतजाम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सर, इसमें जो रेल फॉर ये जॉब वाला जो घोटाला था, इसमें कुल 103 आरोपी थे। 103 में से 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी चूंकि, तो 98 बचे। 98 में से 52 को बरी किया है और 46 पे आरोप चार्जेस जो हैं वो फ्रेम किए हैं। आपने कहा सर इसमें तेज प्रताप, लेकिन तेज प्रताप दरअसल इसमें नहीं शामिल है। लालू यादव की जो फैमिली है उसमें लालू खुद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मीसा भारती और हेमा यादव, परिवार से इतने लोग हैं। तेज प्रताप नहीं है। और बाकी आपने बता ही दिया क्या होना है उसमें। ओपन एंड शट केस है, रेलवे के बहुत सारे अधिकारी हैं, बिल्कुल सारे एविडेंसेस क्लियर हैं। तो लैंड फॉर जॉब मामले में तो बिल्कुल साफ तौर पर इनको सजा होनी है। और तेज प्रताप को इस बात का एहसास था, और तेज प्रताप ने इसीलिए ये सारे लोग मजबूर हुए। और वहां तेजस्वी की अपनी जलन भी थी। तेजस्वी को ये भविष्य पता था कि पिताजी जी इंडिया टीवी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? नहीं, गलती है। देखिए, ये इंडिया टीवी की पोर्टल पर है, खबर पढ़ता हूँ। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की फैमिली को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में लालू के पूरे परिवार पर आरोप तय हो गए हैं। परिवार के मुखिया लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती पर आरोप तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा बेटे तेज प्रताप, बेटे तेजस्वी और बेटी हेमा के खिलाफ भी आरोप तय हो गए हैं। ये जान लें कि लैंड फॉर जॉब मामले में कुल 98 आरोपियों में से 52 लोगों को कोर्ट ने आरोप मुक्त भी किया है। तो ये अपडेट मैं देख रहा था, जिसकी वजह से मैंने तेज प्रताप का नाम लिया है। नहीं, बिल्कुल सही है सर, लेकिन हकीकत यह है कि तेज प्रताप नहीं है। आप याद कीजिए, इससे पहले भी जब ये इनिशिएट हुआ था राउज एवेन्यू में, तब हमने और आपने ही चर्चा किया था, और उसमें इस एंगल पर चर्चा करते हुए मैंने ये कहा था कि ये भला हो प्रारब्ध देखिए सर, क्योंकि उस समय अभी बिहार इलेक्शन चल रहा था, और बिहार इलेक्शन में तेज प्रताप अलग पार्टी बना के अपना इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और मैंने ये बड़े साफ तौर पर कहा था कि इस पर हम लोगों की चर्चा हुई थी कि देखिए तेज प्रताप बेचारे कैसे बच गया, और तेज प्रताप का ये प्रारब्ध था। और वरना तो लालू के पुत्र होने के नाते तेज प्रताप को भी इसमें आना ही आना था। और रोहिणी आचार्य भी बच गई हैं, और बाकी 2 बेटियां भी बच गई। 9 बेटियां हैं, 9 बेटियों में से केवल 3 ही बेटियां हैं इसमें। नहीं, रोहिणी नहीं बची है, सॉरी, रोहिणी है। 1 मिनट सर,
रोहिणी है इसमें, तेजस्वी नहीं, रोहिणी नहीं है, राबड़ी है, तेजस्वी, मीसा भारती और हेमा, ये इतने लोग हैं। रोहिणी आचार्य भी बच गई है। सर देखिए एक्चुअली अब लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर ही आप देखिए ये जो विघटन हुआ है, इन विघटन में ये साफ था कि परिवार के अंदर ये बातें चल रही थी। परिवार को ये पता था, तेजस्वी को ये पता था कि पिताजी ने हमको फंसा दिया है, हमारा नाम तो आ गया, हम तो जाएंगे ही। माताजी एक बार फिर नपेंगी, मीसा भारती भी नपेंगी, हेमा भी नपेंगी। हेमा राजनीतिक परिदृश्य से, चर्चाओं से बिहार इलेक्शन में बाहर थी, लेकिन आप देखिए एक पूल में हमेशा लालू प्रसाद यादव, चाहे मजबूरी में या जैसे भी, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनके साथ मीसा भारती हमेशा एक पूल में खड़े रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि इस केस को लेके, इसके जेल जाने के भविष्य को लेके ही परिवार के अंदर अलग अलग खेमे बट गए थे। उसमें से रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ वो आपने देखा ही, तेज प्रताप के साथ जो कुछ हुआ वो सबने देखा ही। तो खुद परिवार को ये पता था, और तेजस्वी ने जो जल्दीबाजी की, तेज प्रताप को किनारे लगा के, उसके बाद जैसे ही पहले तेज प्रताप को निपटाया, उसके बाद तुरंत रोहिणी आचार्य के साथ भी दुर्व्यवहार करके ये सुनिश्चित किया कि घर छोड़ के ये भी चली जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक न एक दिन मम्मी पापा के साथ मैं, मीसा और हेमा, हमें जेल जाना है। तो फिर पूरी राजनीतिक विरासत अगर रोहिणी उस घर में रहेगी, क्योंकि वो इलेक्शन में लड़ चुकी थी, राजनीति में वो आ चुकी थी, तेज प्रताप भी राजनीति में आ चुके थे, तो निश्चित तौर पर रोहिणी और तेज प्रताप लालू प्रसाद की उस पूरी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते। और एक बार जब कोई पार्टी को ओन कर लेता है सर, तो ये हमने अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में सैफई परिवार में देखा है कि किस तरीके से चाचा को ठिकाने लगाया गया, किस तरीके से अपने चचेरे भाई को, यहाँ तक कि अपने सौतेले भाई को, प्रतीक की मैं बात कर रहा हूं, उसको भी पूरी तरीके से इंश्योर किया गया। हालांकि वो कभी भी राजनीति में आना नहीं चाहता था, लेकिन अगर उसकी पत्नी ने एंट्री मारी तो उसको भी कैसे ठिकाने लगाया गया। तो ये एक विरासत को कब्जा करने के लिए, और एक बार जो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है तो फिर आप जेल में जाने के बाद आपके चेहरे पर एक कालिक भी पुती होगी। फिर आप जब वापस आएंगे, मान लीजिए कल को जमानत हो जाए या अपनी सजा पूरी कर पाए, तो फिर उस राजनीतिक विरासत को वापस लेना तेजस्वी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए तेजस्वी मीसा ने मिलके तेज प्रताप को पहले ठिकाने लगाया, कन्विंस किया राबड़ी देवी को, लालू प्रसाद यादव को, और उसके बाद बचा खुचा जो था संभावना कि रोहिणी कहीं एक, चूंकि वो भी एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुकी, इलेक्शन का मतलब राजनीति में एंटर कर चुकी औपचारिक रूप से, तो उसको भी ठिकाने लगा दिया। तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। इसमें हमको आपको क्या विश्वास होगा कि वो जेल जाएंगे? खुद अपराधियों को ये पूरा भरोसा है कि वो जेल जाएंगे। ये उनके पहले की, उनके परिवार के अंदर और बाहर चल रही हरकतें ही बताती हैं जो तेजस्वी ने किया था। जी। लेकिन ये केस बताते हैं, चाहे ये कलकत्ता में जो कुछ ड्रामा हुआ, होम मिनिस्ट्री के बाहर ड्रामा हुआ, या लालू प्रसाद यादव के कुनबे पर आरोप तय हुए, या महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें, अलग अलग राज्यों में जो वंशवादी परिवार हैं, जो अपने उत्तराधिकारियों को भी आगे बढ़ाने और लाने और उनको पदों से नवाजने की चिंता में ही डूबे हुए हैं। प्रदेश का भला हो नहीं हो, देश का भला हो नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और जब एक बार लाइसेंस मिल जाता है जनता का कि भाई अगले 5 साल आप सरकार चलाइए, तो उसके बाद फिर लूट खसोट के नए मानदंड, नई चोटियां पहाड़ की खड़ी करते हैं ये लोग। कहाँ पहुंच गया है देश, अवनीश जी? सर देश बहुत सही जगह पहुंच गया है। थोड़ा सा अजीब लगेगा जैसे मैंने इस बात की शुरुआत की है, क्योंकि सर मेरा ये मानना है कि हम जितनी समस्याओं पर बात करें उसके साथ ही साथ समाधान की तरफ देखें। अगर समाधान हम खोजने का पहले तो प्रयास करें, दूसरा अगर कहीं समाधान होते हुए दिख रहा है तो उन तरीकों की पहचान करके मुझे लगता है कि दर्शकों के सामने रखना यह भी एक बड़ा पुनीत और नैतिक काम है। मैंने अभी कहा कि देश बहुत सही जगह पहुंचा है सर। 2014 में इस देश ने ये समझ लिया कि अगर इन खानदानों के पास, कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम के पास अगर केंद्र की सत्ता 5 साल और रही तो भारत न जाने किस गर्त में पहुंच जाएगा। और तब इस देश ने निर्णय लिया, 2014 में उसने सत्ता परिवर्तन कर दिया। 5 साल उसने अपने इस डिसीजन को सही होते हुए, फलीभूत होते हुए देखा,
और देश को वापस एक ट्रैक पर, चाहे वो विकास के मामले में, चाहे रक्षा के मामले में, चाहे इस देश की सनातन संस्कृति के मामले में, चाहे इस देश के संस्कार को पुनर्जीवित होने के मामले में, चाहे आस्थाओं के मामले में, इन सारी चीजों को उत्तरोत्तर आगे संवर्धित होते हुए देखा। 2019 में देश ने एक फिर अच्छा डिसीजन किया और उसके बाद उसी सरकार को रिपीट किया। 24 में एक बार, तीसरी बार रिपीट किया। इसी के साथ साथ प्रदेश स्तर पर भी देश ने इलाज खोजना शुरू कर दिया है। बिहार में आखिर देश ने ही, बिहार के मतदाताओं ने इलाज किया ना सर। न उसने परिवारवाद को माना, न उसने जातिवाद को पहचाना, उसने विकास के साथ राष्ट्रीय भावना और सनातन संस्कृति और बहुसंख्यकों की भावना का आदर करने वाली एक ऐसी राजनीति को अपना समर्थन दिया जिसमें दो अलग अलग पार्टियां थी। बिहार में अगर नीतीश कुमार सेंटर में थे तो वहां पर नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी का कॉम्बिनेशन है, यानी एनडीए को। उत्तर प्रदेश में देखिए सर, 2017 में परिवारवाद की राजनीति को इसी देश की जनता, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने समाप्त किया। इलाज खोजा सर, समाधान खोजा, देश सही जगह पे पहुंचा है सर। और 3 दशकों के बाद उसने फिर 2022 में कहा न किसी परिवारवादी को देना है, न किसी जातिवादी को देना है, न किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जो राम को गल्प मानने वालों के साथ हो, जो भारत की सनातन संस्कृति का अनादर करता हो, जो कुंभ को ऐसे बदनाम करता हो, जो रामचरितमानस को गालियां दिलवाता हो। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवारों को सत्ता से बाहर रखना है। और 3 दशकों के बाद 2022 में फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस आई सर। उसने राजस्थान में निर्णय लिया, उसने हरियाणा में निर्णय लिया, महाराष्ट्र में आप देखिए सर, केवल 2 लाख का लोकसभा में मत प्रतिशत का अंतर था, तो एक हल्का सा झटका लगा महाराष्ट्र में, जैसे उत्तर प्रदेश में लगा। लेकिन विधानसभा में महाराष्ट्र की जनता ने उस भूल को सुधार लिया। और तो और सर, शहरी निकायों में उसी को रिपीट रखा। बीएमसी में आप 16 तारीख को देखेंगे वही धारा अब तक चलते हुए दिखाई दे रही है। तो मतदाताओं ने, इस देश ने अब समाधान खोजना शुरू किया है। आप देख रहे हैं केरल में किस तरीके से उसके समाधान की एक झलक आपको दिखाई देती है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का ये सारा फ्रस्ट्रेशन उसी समाधान की तरफ बढ़ते हुए जनता की प्रतिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी भी जान रही है जनता एक अस्थायी समाधान खोज रही है। तो निश्चित तौर पर देश बिल्कुल सही जा रहा है सर, बिल्कुल सही तरीके से है और सही समाधान की तरफ पहुंच रहा है। और इसी को देखते हुए सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले सुदूर, अगर आप देखें तमिलनाडु की राजनीति में भी, वहां पर भी सतर्कता है। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले अब अपने पैन इंडिया विस्तार को लेकर काफी गंभीर हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है सर कि देश इनका इलाज खोज रहा है और कर रहा है। अब जरा दर्शकों को नरेंद्र सरेंडर की मैं असलियत बताना चाहता हूं। एक वीडियो आया है अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का, जरा सुन लीजिए। I've negotiated them at a contract and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay, he's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. They were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia. So we did these whole bunch of deals. So that's like, That staircase. and they were at, and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? सीधे सीधे वो स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी झुके ही नहीं, उन्होंने ट्रंप को कॉल तक नहीं किया। सर अब इसको क्या कहा जाए? ट्रंप चाचा या तो सनक गए हैं या तो इनका वाणिज्य मंत्री सनक गया है। बोले वे दोनों जिम्मेदार ओहदेदार है ना। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किया और दूसरी तरफ उनके वाणिज्य मंत्री और डीलिंग मिनिस्टर तो यही है। अगर भारत और
अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेके वो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो डीलिंग मिनिस्टर तो वहां का कॉमर्स मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा है कि वाह वो बात करने को तैयार नहीं। उन्होंने ये कॉल नहीं किया, उन्होंने कहा बात करने को तैयार नहीं। और हाँ, इंडिया ने फाइनल डील अपनी उठा के दे दिया है ट्रेड के प्रति कि भैया देखो, ये जो आपने 25% रशियन तेल वाला एक इंपोज किया है, इसको तो पूरा हटा लो, और दूसरा आप जो दूसरा 25% रखे हो, टोटल जो 50% है, अब तुम धमकी 500 की दे रहे हो, करा लो, लेकिन ये 25% है, इसको भी आप 15% करो। ये फाइनल कोट, एक तरह से फाइनल ऑफर भारत की तरफ से दिया जा चुका है। उसके बाद भारत ने ट्रेड पर कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। नो वे कम्युनिकेशन, बिल्कुल कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है। उन्होंने फाइनल दे दिया कि ये 25 तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये जो रशियन तेल। और दूसरा, अभी ट्रम्प साहब ने एक और कहा था ना, एक अपने सीनेटर को बीच में दरवाजे पे खड़ा करके कि वो तेल खरीदना उन्होंने कम कर दिया है। तो सर बिल्कुल तेल खरीदना कम किया है, लेकिन तेल किस लिए खरीदना कम किया है ये भी तो जरा देखें। हम रशिया से जो तेल ले रहे थे, उसकी अपनी डोमेस्टिक आपूर्ति के बाद हम उसका ज्यादा हिस्सा प्रोसेस करके यूक्रेन को या फिर यूरोपियन कंट्रीज को, यहां तक कि अमेरिका को हमने बेचा है और प्रॉफिट कमाया है अपने लिए। लेकिन कब? 2020-21 में, जब इंटरनेशनल प्राइसेस जहां थी उस पर जितना हमको डिस्काउंट देता था रशिया, तो उसने मैक्सिमम हमको $18-19 तक प्रति बैरल डिस्काउंट दिया है। लेकिन एक बार फिर अब जो है $2 का डिस्काउंट रशिया दे रहा है। तो जब उसने अपना डिस्काउंट जो है लोएस्ट कर दिया, तो हमने थोड़ा सा, और ये सामान्य सी बात है सर कि जब आपको कहीं से छूट ज्यादा मिलता है, डिस्काउंट ज्यादा मिलता, जब डिस्काउंट ज्यादा मिला तो हमने ज्यादा तेल खरीदा। जब वो डिस्काउंट कम करते गए, और इस समय रशियन तेल पर उनकी तरफ से डिस्काउंट सबसे लोएस्ट है $2 प्रति बैरल। इससे इसका जो नेक्स्ट लोएस्ट था वो $3 था, और ये हाईएस्ट गया था $18 तक, और बीच में उन्होंने $8 प्रति बैरल दिया, $10 दिया, $18। जब 18 दिया तो हमने हाईएस्ट ऑयल परचेज किया उनके यहाँ से। तो ये तो सामान्य सा बिजनेस व्यवहार है, इसमें ट्रम्प का कहां से कोई मामला आ गया? ये अलग बात है सर कि हम हमारे यहाँ जो है किसी वजह से अपना दरवाजा बंद रखें, और कोई पड़ोस का एक बड़बोला आदमी कहे कि साहब देखिए मोहल्ले का बड़बोला हमारे डर से उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर दिया। अरे हमने कुत्तों के आने से रोकने के लिए अपना दरवाजा बंद किया भाई, बड़ा बाढ़ लगाई है। तो ट्रम्प की स्थिति सर इस समय दूसरे लेवल पर जा रही है, और उनके यहाँ कंट्राडिक्शन भरे पड़े हैं। मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, उनकी अपनी घर में वाट लगी पड़ी है, अमेरिकन इकोनॉमी की वाट लगी पड़ी। अभी तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी मर्तबा पाकिस्तान ने उनको अप्रोच किया, और भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमने फोन ही नहीं उठाया उनके वाइस प्रेसिडेंट का। लेकिन सवाल ये है सर कि जब हमारे यहाँ कुछ लोग उधार के सिंदूर से सुहागिन बनने के प्रयास में हों, हमेशा कभी उनको गर्भ ठहर जाता हो बांग्लादेश का, कभी नेपाल का, और कभी अचानक उनके पेट में वेनेजुएला मचलने लगे, पृथ्वीराज चौहान जी का नाम रख के मोहम्मद गोरी की हरकतें करने वाले कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग, तो हमारे यहाँ सर स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है, और हमें आपको ऐसे मामलों पर भी बातचीत करनी पड़ती है। वरना तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हमारी सरकार का काम है, हमारे वाणिज्य मंत्री का काम है। उनका वाणिज्य मंत्री कह रहा है कि उन्होंने हमें मुंह नहीं लगाया, वो बात करने को तैयार नहीं थे, और आप यहाँ पर उधारी के सिंदूर से अपने आप को सुहागिन बनते हुए कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं। तो सर क्या करिएगा? ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक ऐसा विपक्ष है जो एक पार्टी, एक प्रधानमंत्री, एक नेता का विरोध करते करते भारत का विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए मैं फिर वही बात अपनी अंतिम कहूंगा कि कम से कम 2014 से भारत में सांस्कृतिक क्रांति करके हम भारतीयों ने अपने लिए सही रास्ता खोज लिया है। इसलिए देश बिल्कुल सही ट्रैक पे है सर। आप देखिए जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो किनारे लग रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब तो भारत ने कह दिया है कि भैया 500 क्यों, 1000-2000 टैरिफ लगाओ ना, 500 में तुम्हें मजा नहीं आएगा, हमें भी मजा नहीं आएगा सर। 22% हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लिया, तो लगाओ तो तुम। हाँ हाँ, बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, ऊंचे उड़ो जितना उड़ सकते हो, इससे भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। प्रणाम सर, नमस्ते।